सेकंड स्टॉक मेरी नजर में है कोफोर्ज मिड कैप आईटी से। कोफोर्ज में डेफिनेटली कल हमने एक सेल ऑफ देखा था, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये स्टॉक 10 और 20 डेमा काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है। 4720 4730 एक इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जहां पे हमेशा बाइंग आ रही है। तो 4781 इसे बाय करें। टारगेट्स लगभग रहेंगे 4850 के और स्टॉप लॉस रहेगा 4720 का। ओके अच्छा, एक बार सचिन के पास चलते हैं। सचिन गुड मॉर्निंग। मैं आपकी कल की दो ट्रेड्स रिविजिट करूंगा। एक बजाज फिनसर्व पे शॉर्ट था आपका और एक डीवीएस पे बाय था। दोनों टारगेट कल ही हिट हुए थे, लेकिन आज भी वो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। बजाज फिनसर्व नीचे डे लो पर और डीवीज ऊपर डे हाई पर। सचिन यहाँ पर आप पोजिशनली क्या अप्रोच होगी? गुड मॉर्निंग अनुज जी। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर बजाज फिनसर्व में जो एक एक्सट्रीम टारगेट था लगभग अराउंड 1525 का, आई थिंक वो पर्टिकुलर टारगेट अचीव हुआ है। बट यहाँ पर कहीं पर भी अभी भी कंफर्ट नहीं आ रहा है एक रिवर्सल का। इमीडिएट बेसिस पे भी यहाँ पर एक ओपन आई एग्जिबिट हुआ है 1535.30 में। तो आई थिंक ये डेसिमल्स में जब ये ओपन आई फॉर्मेशन हो जाते हैं तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक कॉशियस सिग्नल्स ही होते हैं। एंड अभी भी मुझे लग रहा है 1500 के आसपास के स्विंग्स यहाँ से थोड़े से कंटिन्यूड हो सकते हैं। तो फिलहाल एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो 1530-32 के आसपास का। एंड 1500 से लेके 1485 के आसपास के स्विंग्स के आसपास मुझे लग रहा है रिविजिट करनी है पोजीशन में। एंड अगर डीवीज लैब का डेटा देखे तो अभी भी वहां पर कन्विक्शन बरकरार है। जिस तरीके से ओवरऑल ये स्ट्रक्चर है, कल एक पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन के इंडिकेशंस थे, उस वजह से हमने ये ट्रेड डिप्लॉय किया था। एंड अभी भी मुझे लग रहा है कि काफी बड़ी अपसाइड इसमें अनलॉक होने बाकी है। तो पोजिशनली 3850 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं, तो अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने का ही मौका है। एंड आज का जो डेज लो बना है 3680 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है 36 से 80 70 के आसपास के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे वेल पोजिशन है। तो उस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस से अभी भी लॉन्ग पोजिशंस बनाने के सलाह होगी। ओके चलिए, तो ये समय की ट्रेड्स। अब एक काम करते हैं, मैनेजमेंट को जोड़ते हैं। पहली तिमाही में टाइटन के नंबर्स अनुमान से थोड़े कमज़ोर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 2% घटा है। ज्वेलरी कारोबार में दबाव के चलते मार्जिन्स में एक्चुअली अच्छी खासी डिक्लाइन आई है। नतीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ टाइटन के सीएफओ अशोक संथालिया जुड़ गए हैं। संथालिया साहब गुड मॉर्निंग। और क्या हुआ इस क्वार्टर में आपके मार्जिन्स पर इतना बड़ा हिट आया? ये क्या सिर्फ मार्केटिंग एक्सपेंसेस की वजह से आया या आपने कुछ मेकिंग चार्जेस पर डिस्काउंट दिया, कुछ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी थी? क्या हुआ इस क्वार्टर में मार्जिन्स को लेकर? देखिए, हम क्वार्टर के ग्रोथ और मार्जिन प्रोफाइल से संतुष्ट हैं। हम डिसअपॉइंटेड नहीं हुए। ये पार्ट ऑफ प्लान था और उस पर डिलीवर किया है। लास्ट ईयर में हम हमेशा बोलते आ रहे थे कि हमारा एक वन ऑफ चल रहा है पिछले साल में, जो कि सस्टेन नहीं करेगा। एक तो वो ऑफ कोर्स डिसअपियर हो गया था। प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस का भी जो करेक्शन था वो पिछले साल पूरे प्ले आउट हो रहा था, तो वो अब और फर्दर कुछ प्ले आउट नहीं हो रहा है। बट आप जब क्वार्टर वन पिछले साल से इस क्वार्टर वन को कंपेयर करेंगे तो उसका भी इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो एक ट्रेंड था विच प्लेड आउट थ्रू आउट द ईयर लास्ट ईयर। ऑफ कोर्स मार्केटिंग, कम्युनिकेशंस, एडवर्टाइजिंग में हमने स्पेंड किया है। हमने बड़ी अट्रैक्टिव एक गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया था मई एंड से जून तक के लिए, जिसका काफी अच्छा रिस्पांस मिला हमको। तो क्वार्टर वन में प्रायोरिटी थी कि ग्रोथ पे ध्यान दें, कस्टमर का इशू सॉल्व करें, बिकॉज प्राइस वोलाटिलिटी थी मार्केट में गोल्ड में काफी। सो कंज्यूमर सेंटिमेंट भी ऑसिलेट कर रहा था। तो उसमें हमने ध्यान दिया कि कैसे कस्टमर को हम अट्रैक्ट करें ताकि वो अपना वेडिंग परचेज और ऑल अदर परचेजेस जो करना चाहते हैं। हमारे वेडिंग सेगमेंट में भी अच्छी ग्रोथ आई है क्वार्टर वन में 26% कंपेयर टू डिवीजन ग्रोथ ऑफ अबाउट 19.3%। सो ओवरऑल हम संतुष्ट हैं। आप अगर और भी देखेंगे कई सालों तक के नतीजे, क्वार्टर वन एक थोड़ा वीकर प्रोफाइल रहता है, बिकॉज गोल्ड इसमें ज्यादा बिकता है अक्षय तृतीया की वजह से। क्वार्टर टू से आप देखेंगे प्रोफाइल, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव होती है। एक्चुअली मेरा यही सवाल था। सॉरी संतालिया साहब, एक्चुअली मेरा फॉलोअप सवाल यही था, क्योंकि आपने कहा कि हम संतुष्ट हैं नतीजों से। तो क्योंकि मेरा ये मतलब ये मानना था कि क्या फिर आप इस मार्जिन ट्रेजेक्टरी से खुश होंगे, लेकिन आप क्लियरली कह रहे हैं कि Q1 एक एबरेशन था, मार्जिन यहाँ से Q2 से थोड़े से इंप्रूव होंगे। जी, पूरे साल का अभी भी 12 to 13% जो हमारे ज्वेलरी सेगमेंट का मार्जिन गाइडेंस है ज्वेलरी डिवीजन का, वो अभी भी बरकरार है।
लेकिन Q2 में क्या उतनी डिमांड देखने को मिलेगी अशोक जी, क्योंकि कई सारे लोग और आपके कॉम्पिटिटर्स भी कह रहे हैं या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं कि अधिक मास के चलते थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। आप ऑन ग्राउंड क्या उसका कुछ असर देख रहे हैं? जी, हमने जुलाई महीने का जो हमारे पास नंबर्स हैं वो Q1 के ही लाइन में है। मतलब इट्स अ वेरी वेरी गुड ग्रोथ विच वी हैव विटनेस्ड। Q2 में हमारा जनरली ज्वेलरी पे, डायमंड ज्वेलरी पे एक्टिवेशन रहता है। उसके चलते मार्जिन प्रोफाइल भी अच्छी रहती है, बिकॉज डायमंड का हमारा प्रोडक्ट मिक्स इम्प्रूव हो जाता है इस तिमाही में। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन customer sentiments do oscillate, what we have been seeing. Whenever they are ready, we have solutions, we have offers, we have designed for them, and हम maximize करते हैं उस पीरियड में जब हमको लगता है कि कस्टमर सेंटिमेंट अच्छा है। अशोक जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि फिर फाइनल ईयर के लिए FY24 के लिए आप क्या अनुमान लगाकर चल रहे हैं? औसतन किस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी? और इस समय आपका मार्केट शेयर रफली 7% के आसपास का है। क्या ये 10% के ऊपर ले जाने की कोशिश रहेगी आपकी? वो कब तक आता आप देख रहे हैं? सो देखिए, FY22 के बेस पे हमने एक लक्ष्य दिया था कि FY27 तक, जो कि 5 साल, 2.5x ज्वेलरी बिजनेस का स्केल हो जाएगा, जो कि 22 में ऑलरेडी अच्छे लेवल पे स्केल पे थे। हमने बोला यहाँ से हम 2.5x इसको करेंगे 5 साल में, विच मीन्स कि हाई टीन CAGR इज द रन रेट। FY23 जो कि पहला साल था, उसमें काफी अच्छा CAGR रहा। सो हाई टीन CAGR ईयर ऑन ईयर हमारा एस्पिरेशन है, हमारी टारगेट है, हमारा सारा एक्शन उस पे ओरिएंटेड है। फाइनली क्या डिलीवर होता है, सम अप डाउन्स कैन हैपन विच वी डोंट कंट्रोल, बट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस FY27 का जो 2.5x का हमारा गाइडेंस है, हम उस पे काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। अभी तो हम रन रेट से आगे ही चल रहे हैं। सो सम बफर वी हैव क्रिएटेड इन, आई वुड से, इन फर्स्ट 5 quarters फॉर दैट 5-year जर्नी। दो और अपडेट, एक तो आई केयर बिजनेस या आईवेयर बिजनेस में जो कंपटीशन अब काफ़ी बढ़ रहा है और लेंसकार्ट काफ़ी अग्रेसिव क्लियरली दिखाई दे रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वहाँ पर एक अपडेट। और जो आपका साड़ी का बिजनेस है, वो मेरे ख्याल से पिछले क्वार्टर आप मेरी जब बात हुई थी तो आप उसमें बहुत बुलिश थे, वो बुलिशनेस इंटैक्ट है क्या अभी भी? ओके, सो पहले आईवेयर की बात करते हैं। हमारा देखिए, ये मानना है कि हम प्रॉफिटेबल ग्रोथ चाहते हैं बिजनेस में, तो प्रॉफिट तो आ रही है बिजनेस में, ग्रोथ अभी भी लो डबल डिजिट है। हम चाहते हैं कि वहां पे भी हम हाई टीन डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर कर पाए। अभी तक इस क्वार्टर में नहीं हो पाया है, आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन इट विल ऑलवेज बी अ प्रॉफिटेबल ग्रोथ टारगेट फॉर अस। Some adjustments for competitiveness, some product mix between house brand, international brand, all those things are being done. Sunglass के लिए हम देख रहे हैं कि कैसे और हम उसको कर सकते हैं, सनग्लासेस पे कुछ कर सकते हैं नया क्या। तो वो सब कुछ बिजनेस सोच रहा है, चल रहा है, कर रहा है। अल्टीमेटली हाई टीन ग्रोथ का लक्ष्य वहां भी है, विथ अ गुड मिड टीन प्रॉफिट मार्जिन विच इज 15%। दिस क्वार्टर हमने शायद 17-18% का डिलीवर किया है, बट मिड टीन प्रॉफिट मार्जिन, हाई टीन ग्रोथ का लक्ष्य है। अभी तक ग्रोथ में हमें थोड़ी तकलीफ हो रही है, आई एडमिट। एज फार एज तनेरा इज कंसर्न, तनेरा इज प्रोग्रेसिंग वेल। अब अभी 47 स्टोर्स 25 शहर में हो गए हैं। आई थिंक दे ओपन 6 more stores in this quarter. Apparel segment in this quarter was slightly under distress, but हम अभी भी बहुत स्केल के हिसाब से छोटे हैं, तो वो हमको बहुत बॉदर नहीं करता है। हम एक नई चीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, नया कस्टमर प्रोपोजिशन, वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। हम वीवरसाला के थ्रू हैंडलूम और हैंड क्राफ्टेड आर्ट को प्रमोट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब जो मैक्रो इन्वायरमेंट या अपैरल सेगमेंट बहुत स्लो था Q1 में, हमको उतना बॉदर नहीं करता है। लॉन्ग टर्म लक्ष्य चल रहा है और उस हिसाब से तनेरा एक्सपैंड करेगा। तनेरा में जो कस्टमर आए हैं वो फीडबैक बहुत अच्छा है, उन्हें डिजाइन पसंद आ रही है, उन्हें हमारा वीवरसाला का इनिशिएटिव पसंद आ रहा है। सो लेट अस सी हाउ डज इट प्रोग्रेस। सुंथालिया साहब, अगर एक अपडेट आप अपने वॉच सेगमेंट पर भी दे सके, क्योंकि वहां पर मार्जिन्स 11.5% पर आए हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं 12 से 14% के मार्जिन्स, क्या उस ट्रैजेक्टरी में Q2 ऑनवर्ड्स आप मूव करेंगे? और साथ ही आपने कॉन कॉल में मेंशन किया
कि आप हिंदी बेल्ट और ईस्टर्न इंडिया पर ज्यादा फोकस करेंगे, तो आपके जो नए स्टोर एडिशंस आएंगे क्या इन्हीं इलाकों में ज्यादा हम देखेंगे बाकी साल में? सो क्वार्टर वन में वॉच डिवीजन में एक प्रोविजन था वेरिएबल सेगमेंट में, उसका इम्पैक्ट मार्जिन पे 1% का था. तो अदरवाइज 12.5% वाज अ नॉर्मल मार्जिन फॉर क्वार्टर वन. एंड गोइंग फॉरवर्ड फॉर अदर 3 क्वार्टर्स ऑल्सो आई वुड इमेजिन 12 to 13%, 13.5% का मार्जिन प्रोफाइल रहना चाहिए इस बिजनेस में. I don't remember that in watch division we talked about specifically कि हम ईस्ट या मिड इंडिया में करेंगे. का आउटलुक ये था कि आपका फोकस एरिया हिंदी बेल्ट और ईस्ट इंडिया पर रहेगा. आई थिंक इट्स परहैप्स फॉर द होल कंपनी एज अ और द ज्वेलरी बिजनेस. Jewelry business did well in quarter one in East India and that belt, but that's not the only focus area. We continue to focus on many India, particularly in jewelry and watch segment की strategy. Wearable में we have a vast, so wearable is a online category. 70% sales online के through होती है, 30% on ground होती है, और उसमें हमारा वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी है वॉच का. हम नए चैनल्स में भी एंट्री कर रहे हैं, सो दैट वाइडली इवन दैट 30% विच इज ऑन ग्राउंड कैन बी वेरी वेरी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड. एंड लॉट ऑफ लाइनअप ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू वॉचेस विथ न्यू काइंड ऑफ फीचर्स. एंड हाउ डू वी क्रिएट सम डिफरेंशिएशन इन ऑलरेडी क्राउडेड मार्केट और क्राउडेड सिमिलर लुकिंग काइंड ऑफ मार्केट, वो हम कोशिश कर रहे हैं और आप कुछ नतीजे देखेंगे आने वाले क्वार्टर में. एज फार एज एनालॉग वॉचेज आर कंसर्न, वी आर डेफिनेटली सीइंग जो प्रीमियम साइड है वो बहुत अच्छा कर रहा है. हमारा हिलियोस चैनल बहुत अच्छा कर रहा है. तो अभी तक जो टाइटन वॉच आइदर मास में सोनाटा के थ्रू था एंड देन फास्ट ट्रैक यूथ एंड मिड प्रीमियम सेगमेंट में हम टाइटन के थ्रू थे, हम ग्रेजुअली प्रीमियम सेगमेंट को मोर एंड मोर एड्रेस करेंगे. आप अगेन अगले 3-4-5 क्वार्टर में आप कुछ कॉन्क्रीट एक्शन टाइटन फ्रॉम द हाउस ऑफ टाइटन आप देख सकते हैं ऑन द प्रीमियम सेगमेंट ऑफ वॉचेस. सुनतारिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच अनुज एंड चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद दिलीप भट्ट जुड़ेंगे हमारे साथ बिग मार्केट वॉचेस में. अब समय हो गया बिग मार्केट वॉइसेस से बाजार की बिग पिक्चर समझने का. हमारे साथ दिलीप भट्ट जुड़ गए हैं. दिलीप जी, गुड मॉर्निंग. आप टाइटन की कॉन्वर्सेशन सुन रहे होंगे. पहले तो इसी स्टॉक की बात हो जाए. काफ़ी बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है. इस क्वार्टर के नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे, लेकिन क्या राय होगी आपकी यहाँ पर? अगर पोर्टफोलियो में है तो क्या करें, अगर नहीं है तो क्या लेने का समय है? गुड मॉर्निंग अनुज. अनुज जी, मुझे लगता है ये टाइटन का रिजल्ट भले ही कमजोर थोड़ा बहुत आया एक्सपेक्टेशन के मुकाबले, और मैंने जिस तरह से सुना उन्होंने 1-2 रीजंस भी दिए, लेकिन जो स्केल पे वो काम कर रहे हैं ये बहुत स्वाभाविक है कि 1-2 क्वार्टर शायद मिस हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी भी इसमें एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. अगर आपको आपका कोर पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो उसमें टाइटन जरूर होना चाहिए. यहाँ से ऐसा है कि टाइटन शायद next 2 to 3 years में will still give significantly above average returns और मार्केट को जरूर आउट परफॉर्म करेगा. मुझे पर्सनली लग रहा है कि शायद यहाँ से एक 18-20% कंपाउंडेड CAGR रिटर्न्स दे सकता है वो नेक्स्ट 2 to 3 years, और इसको जरूर एक पोर्टफोलियो में रखना चाहिए. बिकॉज अगर आप देखें कि उसके आईवेयर है, वॉच सेक्शन है, फिर जो नए सेगमेंट में जा रहे ज्वेलरी की तो बात ही अलग है, लेकिन सब सेगमेंट में ग्रेजुअली दे आर बिकमिंग अ लॉट मोर प्रॉफिटेबल. और अभी जो सारी का भी जो नया बिजनेस किया है उन्होंने, आई थिंक दैट आल्सो ग्रेजुअली विल कम इनटू प्ले. और जिस तरह से ये द एंटायर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, टाइटन सर्टेनली कैन गिव अ बिग रिटर्न्स इन द इयर्स टू कम. तो टाइटन बड़े रिटर्न्स आपको आगे दिलाएगा. दिलीप जी, गुड मॉर्निंग. ये जो इंपोर्टेड कंसर्न्स भारतीय बाजारों पर हावी हुए हैं और जो करेक्शन देखने को मिला है कलर आज में, फार्मा कंपनियां फिर से फ्रंट फुट पर आ गई हैं. हमने वैसे भी यहाँ पर देखा था कि अर्निंग्स में बेहतरी की उम्मीद जग रही थी. आप क्या अपना एक्सपोजर इस स्पेस में बढ़ाएंगे कंसिडरिंग नंबर्स में इंप्रूवमेंट है और ऑफ कोर्स एक डिफेंसिव स्पेस है ही? आपने कौन सा सेक्टर बोला? फार्मास्यूटिकल. हेलो,
दिलीप जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? मैं फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रही हूँ, ऑरोबिंदो, लुपिन, सन फार्मा। हर्षदा जी, मुझे लग रहा है कि शायद फार्मास्यूटिकल्स हैव ऑलरेडी कम बैक इनटू द रेकनिंग। अगर हम देखें कि इस साल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में से काफी अच्छे टॉप 5-6 कंपनीज ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं एंड सन हैज जस्ट रीच्ड अ मल्टी ईयर हाई। मुझे लग रहा है कि शायद यहां से इन टर्म्स ऑफ पैकिंग इन फार्मा मुझे लग रहा है दिवीज एकदम फोर फ्रंट में रहना चाहिए। दिवीज में शायद यहां से भी वो आने वाले 3-4 सालों में एक मल्टी बैगर की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उसको जो अपॉर्चुनिटीज मिले हैं यूरोप में बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन यूरोप, और जिस तरह से उसके पास जो स्पेयर कैपेसिटी है और जिस तरह से वो मैन्युफैक्चर कर सकता है वेरियस मॉलिक्यूल्स, मुझे लगता है DB certainly looks the pick of the lot। और यहां से भी लग रहा है कि सन फार्मा में भी जरूर देखना चाहिए। I would say that Laurus also looks pretty interesting from the current levels, and pharma sector as such आने वाले 1-2 सालों में शायद will come back into the reckoning in a reasonably big way। ओके, फार्मा सेक्टर की बात होगी, शानदार मूव्स रहे हैं यहाँ पर, डिवीज, लॉरस, इन सब स्टॉक्स में। अच्छा, मार्केट बाय द वे एक बार नजर रखिए, बैंक निफ्टी अब करीब करीब 200 पॉइंट नीचे आया है। दिलीप जी, एक कंसर्न जो मार्केट की रही है कि इतने शानदार नंबर्स के बावजूद बैंकिंग स्टॉक्स में 1-2% का भी मूव नहीं आया। HDFC बैंक तो 100 रुपये गिर गया, ICICI बैंक 1000 क्रॉस नहीं कर पाया, SBI नंबर से पहले गिर गया। क्या एक रिस्क है कि अब बैंकों की पीक अर्निंग्स जा चुकी हैं, स्पेशली मार्जिन्स को लेकर, और कितनी जस्टिफाइड होगी ये कंसर्न? आई थिंक बैंकिंग ने जरूर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है विदाउट एनी डाउट, और वो जो गुड परफॉर्मेंस जो हमने देखा पिछले साल के 3rd और 4th क्वार्टर में, वो 1st क्वार्टर में अच्छी तरह से कंटिन्यू हुए हैं। अगर ये मान के चले कि निम्स हैव पीक्ड आउट, पॉसिबली यस। अगर ओवरऑल कंपोनेंट भी देखें कि एक रिटेल सेक्टर है जो बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है, और विद इन रिटेल जो पर्सनल लोन है, जो क्रेडिट कार्ड का सेगमेंट है, जो जिस तरह से जो अनसिक्योर्ड कहा जाता है, वो एक काफी अच्छा ग्रोथ बता रहा है, और जहां पर निम्स बहुत अच्छे हैं, और जिस तरह से RBI भी नजर रख रही है ओवरऑल, तो लग रहा है कि शायद ये एक सेक्टर के ऊपर रिस्क वेट जरा बढ़ा देंगे उन लोग। दैट इज अ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स एक्सेप्ट फॉर HDFC काफी अच्छे मूव बता चुके हैं इस साल, और शायद ये रिजल्ट के ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही स्वाभाविक है। यहाँ से रिस्क कम है, लेकिन ऊपर चलने का भी मतलब ऐसा लग रहा है शायद इट मे नॉट रियली आउट परफॉर्म इन अ वेरी बिग वे इन द नियर फ्यूचर, एंड दैट होल्ड्स ट्रू इवन फॉर द मार्केट। तो ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग में ध्यान जरूर देना चाहिए, लेकिन बट विद इन दिस HDFC बैंक रियली स्टैंड्स आउट। जिस तरह से the management is talking about the future, the digital approach, मुझे लगता है शायद HDFC बैंक जो बहुत अंडर परफॉर्म किया है अब तक, can give a reasonably good return in the next 18 to 24 months। दिलीप जी, आप ये भी मानेंगे कि ये अब तक की जो रैली देखने को मिली उसमें मिड कैप्स का खासा पार्टिसिपेशन रहा है, और वो नॉर्मली बाजार की हेल्थ और रैली की हेल्थ के लिए पॉजिटिव रहता है। एक पॉकेट जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है वो रेलवे कंपनियां हैं। आज भी देखिए बाजार भर में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन IRFC 9% ऊपर, इरकॉन में हम देख रहे हैं 2.5% का इजाफा, रेल टेल जैसे काउंटर्स में तेजी बनती दिखाई दे रही है। ये जो सरकारी रेलवे कंपनियां हैं, इनमें क्या अभी भी मौका है कुछ पोजीशंस लेने का? क्या आपने एक्सपोजर लिया है हाल में? हर्षदा जी, मुझे लगता है ये रेलवे सेक्टर है और जो डिफेंस सेक्टर है, जैसे आपने सही कहा कि रेलवे ने बहुत ह्यूज आउट परफॉर्मेंस दिया है, और काफी लोग और उनके शेयर प्राइसेस आर एट एस्ट्रोनॉमिकल लेवल, और ये भी मैं तो यही मानता हूं कि दे आर सिग्निफिकेंटली अहेड ऑफ देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव। और अगर हम देखें कि जिस तरह से PSU कंपनीज है, ये नहीं भूलना चाहिए कि जैसे ये कंपनीज के दाम बढ़ते हैं, गवर्नमेंट वेरी राइटली विल कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटीज, और वो फर्दर डिसइन्वेस्ट करेंगी, और उसमें OFS के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे।
और काफी सारे कंपनीज में लिक्विडिटी हैज ऑलवेज बीन एन इश्यू, और वो लिक्विडिटी इश्यू विल बी एड्रेस्ड थ्रू द ओएफएस। तो यहाँ से एक सावधानी जरूर एक्सरसाइज करना चाहिए। वन शुड बी कॉशियस। यहाँ से एक बाय करना चाहिए। मुझे नहीं लगता वन शुड इजीली वेट एंड वॉच। आई विल नॉट बी इन हरी टू बाय इन दिस सेक्टर। ओके, चलिए, तो ये समय कुछ और स्टॉक्स है। रियल एस्टेट पर कोई व्यू आपका दिलीप जी? रियल एस्टेट में हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छी रैली देखी है। आई थिंक रियल एस्टेट में जिस तरह से जो डिमांड हम देख रहे हैं, जिस तरह से प्री सेल्स देख रहे हैं, जिस तरह से कैश सेल्स देख रहे हैं, आई थिंक द कैश फ्लोज ऑफ almost all the real estate companies are improving significantly. Relatively debt burden काफी नीचे आ रहा है। तो ये whether we talk about frontline like DLF, Oberoi's, Godrej, or even if something like Shobha or Prestige, I think इन सबके balance sheet are in reasonably very good shape। और जिस तरह से जो visibility है और रियल एस्टेट का जो ओवरऑल ब्रॉड मैक्रो विजिबिलिटी लग रहा है, रियल एस्टेट विल कंटिन्यू टू डू वेल इवन फ्रॉम द करंट लेवल्स। सो आई थिंक सम ऑफ दिस फ्रंटलाइन कंपनीज लाइक मैक्रोटेक, डीएलएफ और वेदर इट इज प्रेस्टीज, आई थिंक सर्टेनली इसमें यहाँ से भी एक रीजनेबल रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है, एंड वी एक्सपेक्ट द परफॉर्मेंस टू कंटिन्यू टू बी गुड ओवर नेक्स्ट 12 to 15 months। दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और आज हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए। और मार्केट अब डे लो पर, और देखिए किस तरीके का एक, जैसे हम डिस्कस करते थे, पिंग पोंग गेम हजता 19473 अब निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी अब डे लो पर 44787। और जब हम डिस्कस कर रहे थे, अगर कल का लो टूटा 44720 का, तो एक 44550 का भी डोर ओपन होगा। वीकली एक्सपायरी, यहाँ से भी थोड़ा सा प्रेशर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।